जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और गर्मी के कारण से मेरे दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। इसलिए मैं समय पे वीडियो नहीं अपलोड कर पाई, इसीलिए आप लोग माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि आज थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गई हूँ, तो इसीलिए आप सभी से मैं क्षमा मांगती हूँ। दोस्तों, इससे बात करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी, तो इसीलिए बिना देर किए हुए आप सभी को एपिसोड के बारे में बता देती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज के एपिसोड 1096 एपिसोड है और इसकी शुरुआत चौल से होती है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था कि जो साधना के पिता थे वो ऊंची जात को चौल में भेजते हैं चोरी करने के लिए, लेकिन वो सब चोरी करने में कामयाब हो जाते हैं। जितने भी मतलब चौल में सबका घर था, सारा सामान वो लोग उठा करके ले जाते हैं। उस सामान के बदले साधना को अपने हवाले करवाना चाहते थे कि अगर हम इन सभी को कहेंगे कि अगर तुम लोगों को सामान चाहिए तो तुम मुझे साधना को मेरे हवाले कर दो, तो ये लोग ये सोच करके उन लोगों का सामान चोरी करते हैं। दोस्तों, आज के पूरे एपिसोड में सबसे ज़्यादा बहस इसी बात पे होती है, जितने भी भीमराव जी के विरोधी थे, जैसे कि जोखू, जनार्दन, फुलिया, मनोहर, ये सभी मतलब उन सभी का सामान चुराए हुए थे, तो इसलिए वो सभी बहुत ज़्यादा बोल रहे थे। और पूरे एपिसोड में यही दिखाया जाता है कि वो लोग कितना साधना और अलग को मतलब कि सुना रहे थे, और साथ में वो भीमराव जी को भी सुनाते हैं। शुरुआती में जैसे ही मालूम चलता है कि पूरे चौल का सामान चोरी हो गया है, तो वो सभी बैठ के मातम मना रहे थे, सभी बोल रहे थे कि ये सब इन दोनों के वजह से हुआ है। अगर ये दोनों यहाँ चौल में नहीं आते तो हम लोगों का सामान ऐसे चोरी नहीं होता। अब ना ही खाने पीने का सामान बचा है, और साथ में सारा सामान चोरी करके वो लोग ले गए। समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम लोग क्या करेंगे। जोखू और फुलिया काकी इसलिए परेशान थे और उन दोनों को इसलिए सुना रहे थे क्योंकि उनका सारा सामान तो ले ही गए थे। साथ में जो दुकानदार का सामान था, वो जैसे कि कपड़ा इस्त्री करते हैं, आप सभी जानते हैं, तो दूसरे आदमी का कपड़ा सब भी था, वो सभी वो लोग चोरी करके ले जाते हैं। तो इसीलिए वो दोनों बहुत ज़्यादा ही सुना रहे थे कि अब हम लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ना ही कमाने के लिए कुछ बचा है, और सारा सामान लेके सब चोरी करके ले गए। इसीलिए वो लोग बहुत ज़्यादा सुना रहे थे उन दोनों को, और साथ में ये भी कह रहे थे कि ये सब हुआ है बस भीमराव के कारण से। अगर भीमराव इन दोनों को इस चौल में नहीं रहने देता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता, तो इसलिए सभी उन लोगों को जिम्मेदार बता रहे थे। उसी समय वहाँ पे आते हैं मेघनाथ, वो भी एक चिट्ठी लेकर के आते हैं। आते ही भीमराव जी से कहते हैं कि ये लो, तुम्हारे लिए कोई चिट्ठी भेजा है। मैं यहीं से गुजर रहा था तो सोचा कि मैं तुम्हारे लिए ये चिट्ठी लेते ही चलता हूँ, तो इसलिए मैं लेके आ गया, लो अपना पढ़ लो। उनको मेघनाथ चिट्ठी दे देते हैं और वो बात याद करने लगते हैं कि कैसे ये लोग योजना बना करके भीमराव जी के लिए चिट्ठी लेके आए थे। चिट्ठी में साफ साफ ये लिखा हुआ था कि अगर चौल वाले का सामान चाहिए तो साधना को मेरे हवाले करने के लिए, और ये चिट्ठी कोई और नहीं बल्कि जो साधना के पिता थे वो लिखवाए हुए थे। और ये सभी मतलब कि योजना के तहत वो चिट्ठी लिखवाए हुए थे। वही बात मेघनाथ खड़े होकर याद कर रहे थे कि कैसे वो चिट्ठी लिखवाए हुए थे। जब सारा सामान ये लोग चोरी करके ले जाते हैं रात के समय, तो मेघनाथ साधना के पिता को कहते हैं कि अब हम सभी को ना एक जो पढ़े लिखे इंसान है उनको ढूंढना होगा चिट्ठी लिखवाने के लिए। तो यह सुन के जो साधना के पिता थे वो मेघनाथ को सुना रहे थे कि मेरी बेटी को मुझे वापस लेना है, और आप है कि कभी सामान चोरी करने के लिए कहते हैं तो कभी चिट्ठी लिखवाने के लिए कहते हैं। समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, क्योंकि मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे बस मेरी अपनी बेटी चाहिए। यह सुनने के बाद मेघनाथ उनको डांटते भी है और कहते भी है कि अगर उस चाल में भीमराव नहीं होता ना तो इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अभी तुम लोगों को उस भीमराव से पाला नहीं पड़ा है, इसीलिए ऐसे बोल रहे हो। और मैं तो पता नहीं कितने वर्षों से उस भीमराव को झेलते आ रहा हूँ, तो मुझे सब समझ में आता है। इसलिए अगर भीमराव उस चाल में नहीं होता तो हम कैसे भी साधना को अपने पास ले आते, किसी को मार पीट करके हम ले आते, लेकिन उस चाल में भीमराव रहता है, इसीलिए थोड़ा मुश्किल हो रही है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये चिट्ठी लिखवाने के लिए
यही बात मेघनाथ याद करते हैं और उसके बाद वहाँ से बिना कुछ बोले चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद भीमराव जी वो चिट्ठी पढ़ते भी है, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा था कि अगर चावल वाले का सामान चाहिए तो साधना को मेरे हवाले करो। तो यह सुनने के बाद जितने भी चौल वाले थे वो सभी हैरान थे और कह रहे थे कि मुझे मेरा सामान वापस चाहिए, अगर सामान नहीं हम लोगों को मिला तो हम लोग खुद ही इन दोनों को यहाँ पे रहने नहीं देंगे, चौल में से भगा देंगे। तो यह सुनने के बाद भीमराव जी कहते हैं कि आप लोग मुझे 5 बजे तक का समय दीजिए, मैं आप सभी का सामान वापस लौटा दूँगा जो भी चोरी हुआ है, इसीलिए कोई भी इन दोनों को कुछ भी नहीं कहेगा। तो यह सुनने के बाद जीजाबाई कहती है कि अगर 5 बजे तक इन लोगों का सारा सामान नहीं आया तो हम लोग खुद साधना को उनके पिता के हवाले कर देंगे। जिसके बाद भीमराव जी ये शर्त मान जाते हैं और वहाँ से सामान सबको ढूंढने चले जाते हैं, उनके साथ रमा भी जाती है। वहीं दूसरी तरफ मेघनाथ चौल में से जाने के बाद शिशुपाल जी के पास जाते हैं और वो पहले से ही उनका दरवाज़ा आगे से लॉक करके रखे हुए थे। तो जाने के बाद सबसे पहले उनका दरवाज़ा वो खोलते हैं। खोलने के बाद जैसे ही शिशुपाल और श्यामला निकलते हैं और उनसे पूछते हैं कि बाबा आपने क्या किया, तो मेघनाथ उनको बताते हैं कि इतना जानना है तो जाओ अपने चौल में, अपने दोस्त के चौल में, वहाँ पे पता करना कि हमने क्या किया है। तो ये सुनने के बाद श्यामला और शिशुपाल दोनों मतलब कि चौल में ही जाने लगते हैं, लेकिन उससे पहले ही उनको भीमराव जी और रमा मिल जाती है। तो सभी आपस में बात करते हैं और साथ में वो बताते हैं कि जितने भी चौल वाले थे उन सभी का सामान चोरी हो गया है और उन सभी सामान के लिए वो सब साधना और अलंग को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो इसीलिए हम लोगों को कैसे भी करके सामान को ढूंढना होगा उन सभी को देने के लिए, नहीं तो ये लोग उन दोनों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो यही सोच के वो सभी फिर से योजना बनाते हैं कि कैसे सामान को ढूंढना है। उसके बाद जो मेघनाथ थे वो साधना के पिता के साथ मिल करके जितने भी चौल वाले का सामान था उन सभी सामान को ऐसी जगह पे छुपवाते हैं जहाँ से भीमराव जी खोज ना सकी, क्योंकि वो तो पहले से ही भीमराव जी को जानते हैं और बताते भी है कि ऐसी जगह पे इन सभी सामान को छुपा दो ताकि भीमराव को ढूंढने से भी ना मिले, नहीं तो भीमराव को तुम जानते नहीं हो, कहीं से भी कुछ भी खो सकता है। तो इसीलिए वो लोग कहीं पे सुरक्षित स्थान पे छुपाए हुए थे। लेकिन अभी देखना ये है कि उस सारे सामान को भीमराव जी ढूंढ पाते हैं या फिर नहीं ढूंढ पाएंगे तो साधना और अलंग को उनके हवाले करना होगा। उसके बाद भी चौल में फुलिया काकी और जोखू काका और जितने भी भीम के विरोधी थे सभी मतलब कि शोर मचा रहे थे कि हम खाएंगे क्या, सभी को भूख लगा हुआ है और खाने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि सारा सामान ही चोरी हो गया है। यह सुनने के बाद साधना कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है तो इसका हल भी मैं ही बताऊंगी आप लोगों को। उनके जो कान में का था वो निकाल के वो फुलिया काकी को देने जाती है कि इस कान में के बेच को मतलब कि सभी के लिए खाना लेके आने के लिए। तो फुलिया काकी भी कहने लगती है कि जितना सामान चोरी हुआ है ना उसके बदले ये कान में का बहुत छोटा है, लेकिन उसके बावजूद भी सबको भूख लगा हुआ है तो हम एक पहनने वाला होता है वो तो हम लेंगे ही। तो जैसे ही फुलिया काकी उसको लेने जाती है वैसे ही मीरा बुआ आके उनको रोक लेती है। रोकने के बाद मीरा बुआ उन सभी को बहुत सारी बातें सुनाती है और वो सही करती है, जैसा कि वो बोल रही थी कि अगर हम इनकी सामान को बेच करके अपना पेट पालेंगे या भूख मिटाएंगे तो लोग क्या कहेंगे कि से थोड़ा सा जगह दे दी रहने के लिए, लेकिन जो जितने भी गहने थे वो सभी लेकर के अपना भूख मिटा रहे हैं कि कैसा लोग है ये लोग। तो इसीलिए मतलब कि ऐसा नहीं करना है। साथ में मेरा बुआ उन सभी को ये भी कहती है कि आज कोई पहली बार तुम भूखी नहीं रही हो, इससे पहले भी चौल में कितने सारे तूफान आए हैं जिसके बाद हम लोग 4-4 दिन तक भूखे रहे हैं और ये तो अभी एक दिन भी नहीं हुआ है और तुम ऐसी बातें कर रही हो। वो जोखू काका से भी कहती है कि जब तुम भाग के शादी कर लिए थे तो फुलिया अकेले इस चौल में पड़ गई थी तो हम सब एक वक्त का खाना खाते थे और एक वक्त का खाना हम फुलिया को खिलाते थे। और वो जनार्दन भी वहाँ पे खड़े थे तो वो उनसे भी कहती है, वहाँ पे जनार्दन काका भी खड़े थे तो मीरा बुआ उनसे भी कहती है कि जनार्दन तुम भी कैसी बातें कर रहे हो, हम लोग मतलब कि एक वक्त का खाना खाते थे और एक वक्त का पैसा बचा करके तुम्हारे इलाज के लिए पता नहीं क्या क्या किया, वो सब भूल गए। आज तुम इन दोनों को इतना परेशान कर रहे हो तो ऐसे नहीं करना है।
वहीं दूसरी तरफ मेघनाथ के पास साधना के पिता और ऊंची जात के लोग सभी पहुंचते हैं और सभी वो मतलब साधना को लेकर के बातें कर रहे थे। तो उस समय मेघनाथ उन सभी को बताते हैं कि वो कैसे भी उस साधना को हमारे हवाले करेंगे ही करेंगे। उसी समय वहाँ पे रमा आती है और कहती है कि साधना जी को आपके हवाले तब करेंगे ना जब मेरे पति सामान को नहीं ढूंढ पाएंगे। अगर ढूंढ लिया तो साधना को आपके हवाले करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी बात पे उन सभी में बहस छिड़ जाती है, जिसके बाद रमाबाई वहाँ से चली जाती है। तो उनके जाने के बाद मेघनाथ कहने लगते हैं कि पता नहीं रमा को इतना तेवर कहाँ से आ जाता है। एक तो ये छोटी जात की है, ऊपर से कम उम्र की है, लेकिन फिर भी इनके पास तेवर इतना है, भीमराव से भी ज़्यादा तेवर है। पता नहीं ये तेवर कहाँ से आता है इनके पास। तो वहाँ पे श्यामला आती है और कहती है कि बाबा ये सब शिक्षा का कमाल है, शिक्षित है इसीलिए इनके पास तेवर है। तो मेघनाथ उनको चुप करा देते हैं कि अगर भाषण ही करना है तो यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना है। जिसके बाद एपिसोड समाप्त हो जाती है। अब इससे आगे क्या होने वाला है ये हम अगले एपिसोड में बताऊंगी। तब तक के लिए जय भीम, फिर मिलेंगे एपिसोड के साथ।